Hello everyone, I Kuldeep welcome you all to today's session on Daily News Analysis where we are going to look at the important news from the Hindu as well as the Indian Express. तो स्टूडेंट्स आज है 23rd of June और जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं आपकी हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की दोनों को हम आज कवर करेंगे. बट एज ऑल ऑफ यू मस्ट बी अवेयर कि आज की या इन केस अभी इस हफ्ते की या इस महीने की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है जो अभी इजराइल और ईरान का वॉर चल रहा है. एंड अभी से सिर्फ इजराइल ईरान का वॉर कहना गलत होगा बिकॉज अब इसमें यूएस भी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुका है. एंड जो सबसे पहली न्यूज जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज हम टैकल करेंगे वो इसी के रिगार्डिंग में है कि यूएस ने अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही वहां पे ईरान के जो सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उनको यहां पे टारगेट करा है. तो उन सब की डिटेल्स क्या है, इसके अलावा उसके कंटेक्स्ट में या उसके रिपरकशन के तौर पे ईरान की जो पार्लियामेंट है उसने डिसाइड करा है कि वहां पे जो स्ट्रेट है जहां से बहुत सारा ऑयल का ट्रेड होता है उसको हम क्लोज डाउन कर देंगे, उसको हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे. तो यही सब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज है जिनसे हम शुरुआत करेंगे और फिर आगे जाके बाकी की जो इंपॉर्टेंट न्यूज है उनको भी हम कवर करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज. सो फर्स्ट न्यूज है कि यूएस हैज बॉम्ब्ड 3 की ईरानियन न्यूक्लियर साइट्स. तो आपके एग्जाम के पर्पस के लिए जो भी आप एग्जाम दे रहे हैं उसके लिए कुछ फैक्चुअल डिटेल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं. फॉर एग्जांपल कि ये जो 3 न्यूक्लियर साइट्स थी ये कहां पे थी, इनकी जगह का नाम क्या है. सिंपली आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है या बिकॉज 3 है तो सीधे सीधे क्वेश्चन बन जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द न्यूक्लियर साइट व्हिच वाज बेसिकली टारगेटेड बाय यूएस बॉम्बर्स. तो 3 का नाम आ जाएगा और एक आपका उसमें से नहीं होगा. एंड आज के जो 20G क्वेश्चन है उसमें कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन भी फ्रेम करके दिया गया है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो कौन सी वो 3 साइट्स हैं जिनको यहां पे यूएस ने टारगेट करा है. तो यूएस की ने जो बॉम्ब करी 3 की न्यूक्लियर साइट्स वो है फोर्दो, नातांज एंड इस्फाहान. ओके, फोर्दो, नातांज एंड इस्फाहान, जिसमें जो ये फोर्दो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है. फोर्दो जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये एक अंडरग्राउंड टनल के अंदर में थी. इट वॉज अंडरग्राउंड एंड जो नॉर्मल बॉम्ब्स आप यूज करते हो उससे आप इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे. एंड वर्ल्ड में सिर्फ एक ही ऐसी कंट्री है, यस वर्ल्ड में सिर्फ ऐसी एक ही कंट्री है जिसके पास में अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को डिस्ट्रॉय करने के लिए उस टाइप का एयरक्राफ्ट है और उस टाइप की बॉम्ब्स है जिससे वो उसको टारगेट कर सकती. और इसी वजह से जब तक इजराइल और ईरान इस पर्टिकुलर फाइट में एक दूसरे के सामने थे, ईरान वॉज नॉट दैट कंसर्न्ड रिगार्डिंग इट्स न्यूक्लियर फैसिलिटी. बट अब जब यूएस की डायरेक्ट एंट्री हो गई थी तो सिंपली डर क्या था, अब यहां पे उन्होंने प्रूव ही कर दिया कि यूएस ने यहां पे फोर्डो के अंदर में जो उनकी अंडरग्राउंड फैसिलिटी थी उसको टारगेट करके वहां पे जो न्यूक्लियर प्लांट है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया. द ओनली गुड थिंग आउट ऑफ दिस इज कि जो पर्टिकुलर आपका न्यूक्लियर प्लांट था, चाहे वो सिविल न्यूक्लियर प्लांट ही हो चाहे आपका मिलिट्री लेवल न्यूक्लियर प्लांट हो, उसमें से कोई भी रेडिएशन लीकेज नहीं हुआ है. विच मींस कि अगर कहीं पे कोई न्यूक्लियर वॉर होता है, न्यूक्लियर अटैक होता है तो उसके बाद में उस न्यूक्लियर बॉम्ब से रेडिएशंस निकलते हैं, उस पर्टिकुलर जगह पे रेडिएशन का खतरा बढ़ जाता है. बट इस पर्टिकुलर केस में अभी तक रेडिएशन जो है वो स्प्रेड नहीं हुआ है या फिर वो रिस्ट्रिक्टेड है टू दैट पर्टिकुलर प्लेस ओनली. सो दैट इज द ओनली पॉजिटिव आउट ऑफ इट. सो व्हाट रिगार्डिंग फोर्डो, तो फोर्डो आज तक कभी भी किसी भी इजराइल के अटैक में या कोई और भी ईरान के ऊपर कभी अगर अटैक हुआ हो तो उसमें कभी भी उसके ऊपर पे कोई अटैक सक्सेसफुल नहीं हो पाया था. व्हाई? बिकॉज इट इज 300 फीट बिलो द ग्राउंड. तो 300 फीट की गहराई के अंदर में ये आपका फोर्डो जो था ये आपका न्यूक्लियर फैसिलिटी को क्रिएट करा हुआ था. इस वजह से इसको इजीली टारगेट कर पाना वाज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अंटिल यूएस केम इनटू द सीन. और अब फाइनली उसने यहां पे अपना एक पर्टिकुलर बॉम्ब यूज करके इस पर्टिकुलर फोर्डो फैसिलिटी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया. अब पहली चीज आपने समझ ली वो ये है कि ये तीनों न्यूक्लियर साइट्स कौन सी है. दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए कि इस पर्टिकुलर साइट को अटैक करने के लिए कौन सा तो बॉम्ब यूज किया गया था और कौन सा वो स्टील्थ एयरक्राफ्ट है जो इतना ज्यादा न्यूज में, इतना क्या एडवांस है उस एयरक्राफ्ट के अंदर में कि यहां पे उसको हर जगह पे कवर किया जा रहा है. ओके, तो यहां पे ईरान का रिस्पॉन्स एक्सेट्रा भी दिया हुआ है. ओके, एक और पॉइंट मैं यहां पे कवर कर लेता हूं कि ये जो पर्टिकुलर यूएस का एयर स्ट्राइक है इसमें क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये जो पर्टिकुलर एयर स्ट्राइक यूएस ने डिसाइड करी ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बेसिस यानी सिंपली जो कैबिनेट डिसाइड करा था. यहां पे जो वहां की कांग्रेस है यूएस कांग्रेस, व्हाट इज यूएस कांग्रेस, तो एक और चीज आपके लिए यहां पे एक्स्ट्रा हो गई है वो ये है कि यूएस कांग्रेस का मतलब क्या होता है. तो इंडिया में हम पार्लियामेंट वर्ड यूज करते हैं, यूएस की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है.
ओके, सो जस्ट रिमेंबर यूएस की जो आपकी पार्लियामेंट है उसको यूएस कांग्रेस कहा जाता है। ओके, अब जैसे इंडियन पार्लियामेंट के दो पार्ट्स हैं, लोकसभा राज्यसभा, ऐसे ही यूएस कांग्रेस के भी दो पार्ट्स होते हैं। एक है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, तो ये भी प्लीज आप कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। यूएस कांग्रेस के भी दो पार्ट्स होते हैं, यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दूसरा होता है सीनेट। सीनेट आपका राज्यसभा की तरह हो गया, तो यहां पे स्टेट्स को रिप्रेजेंटेशन है और यहां पे रिप्रेजेंटेटिव्स, पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स यहां बैठते हैं। बट अनलाइक इंडियन सिस्टम जहां पे प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली अपॉइंट होता है या अपॉइंट होता है थ्रू दीज पर्टिकुलर पार्लियामेंट सीट्स ओनली, आपका जो यूएस है वहां पे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, तो वहां प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो होता है वो अलग से होता है। यहां पे ये जो तो पर्टिकुलर बॉडीज हैं ये सिर्फ और सिर्फ इनका पर्पस होता है लेजिस्लेचर का, और एट द सेम टाइम एग्जीक्यूटिव के कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस में ये उनको कंट्रोल करता है। इफ आई डिफरेंशिएट विद इंडिया, इंडिया के अंदर में जो पार्लियामेंट होते हैं जैसे लोकसभा राज्यसभा, यहां पे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव सीनेट, आपका जो प्राइम मिनिस्टर या एग्जीक्यूटिव है यहीं से निकल के आता है, और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में वो डायरेक्टली इलेक्ट होता है। सो यही मेन एक उनका फर्क होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम का और पार्लियामेंट्री सिस्टम का, कि जो प्रेसिडेंट है वो टोटली आपका सेपरेट होता है, सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो स्ट्रिक्ट होता है, एग्जीक्यूटिव अलग से इलेक्ट हो रहा है, लेजिस्लेचर अलग से इलेक्ट हो रहा है। बट पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर में जो एग्जीक्यूटिव होता है, जो प्राइम मिनिस्टर होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, इट कम्स फ्रॉम द पार्लियामेंट ओनली। एनीवे, तो ये जो पर्टिकुलर एयर स्ट्राइक है ये विदाउट कांग्रेशनल ऑथराइजेशन, यानी कि बिना पार्लियामेंट की परमिशन के ये ऑथराइजेशन किया गया था। अब यहां पे ऐसा नहीं है कि ये कोई फर्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन हुई है और इस चीज को ये कंसीडर कर रहे हैं। इससे पहले जब ओबामा का टेन्योर था या उससे पहले जॉर्ज बुश का जब टेन्योर था, उस टाइम में भी क्वेश्चंस उठे थे कि जब इस टाइप से कोई बड़ा हम किसी कंट्री के अगेंस्ट में एयर स्ट्राइक कर रहे हैं तो क्या एग्जीक्यूटिव शुड बी आंसरेबल या नॉट आंसरेबल, बट शुड the legislature should be also be involved in this particular decision making process. For example, कि यहां पे if US is deciding to do air strike, should the US Congress be prior informed? कि ऐसा नहीं कि अब हमने कर दिया और अब हम जाके उनसे परमिशन या उनको वहां पे इन्फॉर्म करेंगे। Should the legislature also be involved in that particular process? तो यहां पे ये जो पर्टिकुलर अटैक है ये विदाउट कांग्रेशनल ऑथराइजेशन किया गया था, तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि यहां पे क्या कांग्रेशनल ऑथराइजेशन लेना चाहिए था या नहीं लेना चाहिए था। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए, यूएस एयर स्ट्राइक जो है ये विदाउट कांग्रेशनल ऑथराइजेशन था। ओके, फिर ईरान का रिस्पॉन्स क्या, ईरान ने यहां पे बोला है कि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है अब हम उसको स्टॉप नहीं करेंगे। तो यहां पे हम ये भी कह सकते हैं कि ईरान का जो ये पर्टिकुलर पूरा का पूरा इतना सारा जो रीजन, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या है, इसका बैकग्राउंड यही है कि ईरान एक न्यूक्लियर वेपन बनाना चाह रहा है एंड यूएस और इसराइल को स्टॉप करना चाह रहे थे। और यहां पे ये जो पर्टिकुलर यूएस ने एयर स्ट्राइक करी है उससे हो सकता है कि ईरान जो है अब और भी एडमेंट हो जाए, अपना और भी रेजोल्यूट हो जाए अपने इस न्यूक्लियर बॉम्ब को बनाने के लिए। मोर ओवर रशिया हो सकता है जो यहां पे अब डायरेक्टली ईरान की सपोर्ट कर दे यहां पे एक न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। पहले ही वर्ल्ड जो है वो पोलराइज्ड है और अब यहां पे और भी पोलराइजेशन के रिजल्ट्स हमको देखने को मिल रहे हैं। ओके, अब यहां पे हम आ जाते हैं कि इसमें हमने कौन सा बॉम्ब यूज किया गया था, कौन सा बॉम्बर है यहाँ पे। तो यू कैन सी दिस पर्टिकुलर पिक्चर ऑन द राइट ऑफ द स्क्रीन एंड इट्स अ वेरी फेमस पिक्चर नाउ, क्योंकि ये वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड जो एयरक्राफ्ट होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, उसका ये फोटोग्राफ है और ये है B-2 स्पिरिट। इट्स नेम इज US B-2 स्पिरिट, दैट इज द नेम। तो ये नेम भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए, US B-2 स्पिरिट, एंड इट्स नॉट समथिंग वेरी न्यू। 1997 में ये आपका आ गया था एंड द मेन थिंग विच डिफरेंशिएट्स इट विद अदर एयरक्राफ्ट इज कि जो ये B-2 स्पिरिट है इट इज द मोस्ट स्टील्थ एयरक्राफ्ट। इसका स्पीड इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी अदर क्वालिटीज आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट। द मेन क्वालिटी, द ओनली क्वालिटी विच इज इंपॉर्टेंट इज द स्टील्थनेस ऑफ दिस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट, विच मींस कि ये आपको किसी भी रडार पे इजीली आपको दिखता ही नहीं है। इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल अगेन कि ये आपको किसी रडार के ऊपर पे या किसी डिफेंस सिस्टम के पर्टिकुलर रडार के ऊपर पे ये आपको वहां पे शोकेस हो सके। तो इसलिए ये जो पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है ये इस पर्टिकुलर अटैक के अंदर में यूटिलाइज करा गया एंड इट वाज नॉट
समथिंग कि पाकिस्तान के लैंडस्केप से या किसी और फ्रेंडली कंट्री के लैंडस्केप से इसको लॉन्च किया गया था। ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट डायरेक्टली फ्रॉम यूएस आए थे बिकॉज इनका जो रेंज है रिफ्यूलिंग के बिना भी वो भी बहुत ही लंबा है और इसलिए ये वहां पे स्टिल्थली इतनी दूर से आए और इन्होंने सक्सेसफुली जो यहां पे न्यूक्लियर फैसिलिटीज थी उनको टारगेट करा और डिस्ट्रॉय कर पाए। ओके, तो यहां पे जो B2 बॉम्बर्स है उन्होंने बंकर बस्टिंग बॉम्ब जो थे उनको फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी, तो रिमेंबर दिस कि कौन सी न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट करा जा रहा है मेजरली इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट से, वो है फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी। ओके, इसके अलावा सिर्फ यही नहीं है जो बॉम्ब्स है वो ही यूज नहीं करे गए, इसके अलावा एक टॉम हॉक मिसाइल्स होती हैं, ये आपकी न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स होती थी, अब न्यूक्लियर केपेबल नहीं है। टॉम हॉक मिसाइल्स हैं जो सबमरीन्स के थ्रू यहां पे जो बाकी दो आपकी फैसिलिटीज थी नटांस और इस्फहान उन पे इनको यूटिलाइज किया गया है। ओके, तो अब हम आ जाते हैं कि ये B2 स्पिरिट स्टील बॉम्बर के लिए तो कुछ डिटेल्स जो हैं वो यहां पे दी हुई हैं। डू नॉट थिंक, कई लोगों को लगता है इसकी शेप देख के कि ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है या फिर ये एक ड्रोन है, दैट इज नॉट ट्रू। इसके अंदर में 2 पर्सन का क्रू बैठता है। ओके, तो इसके अंदर में 2 आपके एयरफोर्स ऑफिसर जो होंगे वो इसको यहाँ पे बेसिकली फंक्शनलाइज करते हैं, उसको ये बेसिकली रन करते हैं और उसके बाद में जो भी आपको डिलीवरी करनी है उसका डिलीवरी से मतलब यहाँ बॉम्ब का है कि उसकी डिलीवरी ये करते हैं। इट इज द ओनली प्लेन केपेबल ऑफ कैरिंग MOP बॉम्ब्स। ओके, तो ये MOP बॉम्ब्स हैं जो यहां पे यूटिलाइज करे गए हैं। इसका एक फुल फॉर्म भी होता है बट एटलीस्ट MOP आप याद कर लेना, MOP भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में। तो यहां पे जो पर्टिकुलर आपका स्टील्थ एयरक्राफ्ट है B2 स्पिरिट, ये सिर्फ यही एक ऐसा प्लेन है जो इन पर्टिकुलर बॉम्ब्स को कैरी कर सकता है। तो यानी कि बहुत ही स्पेशलाइज पर्पस के लिए इस पर्टिकुलर प्लेन को डिजाइन करा गया है। 2 MOPs को ये एक साथ कैरी कर सकता है, स्टील्थली ये फ्लाई करता है, किसी भी रेडार पे इसको डिटेक्ट करना इट्स वेरी टफ। और बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी रेंज बहुत हाई है। विदाउट रिफ्यूलिंग ये 9600 मतलब करीब 10,000 किलोमीटर तक ये बिना रिफ्यूलिंग करे, इसको मतलब आपने वापस इसमें तेल भरने की जरूरत नहीं है, आपने यूएस से इसको फ्लाई करा और आप इसको ईरान तक इजीली ले गए। ओके, और अगर आप रिफ्यूल कर पाओगे मिड एयर में भी रिफ्यूल कर सकते हो, आपको नीचे कहीं इसको ड्रॉप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसे 19,000 किलोमीटर तक यहां से ले जा सकते हो। स्पीड सबसोनिक है तो हमें सुपरसोनिक उससे मतलब नहीं, हाइपरसोनिक से सबसोनिक स्पीड है। मेन इसका काम है कि ये स्टिल्थली अपने पर्टिकुलर वेपन्स को, अपनी पर्टिकुलर मिसाइल्स को यहां पे ये डिलीवर कर सके। 1997 में इसको फर्स्ट टाइम इसको यूज किया गया था, तो उसके बाद में आपके इराक के अंदर में जो पर्टिकुलर वॉर हुआ था 2003 में, अफगानिस्तान के अंदर में, हर जगह में इसको, लीबिया के अंदर में इनको यूटिलाइज किया गया है एंड इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर। वन सच प्लेन कॉस्ट अराउंड $2.1 बिलियन पर यूनिट, यानी एक प्लेन जो एक B2 स्पिरिट है वो अकेला ही $2.1 बिलियन का है। करंटली जो यूएस है वो इसको इजीली शेयर भी नहीं करता है अपनी किसी भी फ्रेंडली कंट्री के साथ। अब यहां पे जो पर्टिकुलर वेपन है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है GBU-57 मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर, मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर और शॉर्ट में MOP। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर आपका ये पर्टिकुलर बॉम्ब है, ये जो पर्टिकुलर वेपन है, इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए बिकॉज दिस इज द बॉम्ब जिसने यहां पे जो फर्दों के अंदर में आपकी न्यूक्लियर साइट है उसको डिस्ट्रॉय करा है, इसीलिए इसको बंकर बस्टर भी निकनेम करा गया है। तो एक्चुअल नेम क्या है इसका नाम, एक्चुअल नेम है GBU-57 MOP। तो मासिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर ये भी याद हो जाएगा बट फिर भी MOP GBU-57 आपको याद होना चाहिए। व्हाट इट इज, इट्स अ नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब। ओके, सो इट्स अ नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होता है। डिजाइन टू पेनिट्रेट हार्डन्ड अंडरग्राउंड फैसिलिटीज, जो आपकी अंडरग्राउंड फैसिलिटीज हैं, लेट्स से उसके ऊपर आपने कंक्रीट की लेयर लगा रखी है, उस पर्टिकुलर लेयर को ये डिस्ट्रॉय करता है और उसके बाद ब्लास्ट होता है। यानी कि पहले ये इस तरीके से डिजाइन है कि ये अंडरग्राउंड में 60 मीटर्स की डेप्थ तक ये जाके उसको ओपन करेगा और उसके बाद में जाके ये अपने आप को ब्लास्ट करता है। तो इस वजह से इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्ट्रॉय अंडरग्राउंड फैसिलिटीज। तो यहां पे जो ये WMD होते हैं, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कोई न्यूक्लियर फैसिलिटी है, कोई केमिकल आपका या बायोलॉजिकल वेपन फैसिलिटी है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए करा जाता है। एंड यहां पे इसका डेवलपर कौन है, बोइंग। अब बोइंग जो है अभी आपका कंटिन्यूअसली न्यूज में चल रहा है, अभी रिसेंटली, नॉट फॉर द राइट रीजन बट फॉर द रॉन्ग रीजन, आपका जो एयरप्लेन था एयर इंडिया का जो क्रैश हुआ ड्रीम लाइनर, वो भी बोइंग ने बनाया था, वो भी डिस्ट्रॉय हो गया। और यहां
जहां पे इन्होंने वेपन बनाया था उसने अपने आप को डिस्ट्रॉय करके नटांस, नॉट नटांस बट आपकी फोर्डो की जो फैसिलिटी उसको भी डिस्ट्रॉय कर दिया। सो डू नॉट थिंक कि जो बोइंग है वो सिर्फ और सिर्फ एयरक्राफ्ट्स बनाता है, वो सब इनके वेपन्स के कंस्ट्रक्शन में भी, इनके में भी वो आपका इन्वॉल्व, इट्स अ वेरी बिग कंपनी। इसके अलावा एक मिसाइल जो यूजुअली बहुत जगह मिस आउट हो रही है आपके कंटेंट के अंदर में, वो है टॉम हॉक मिसाइल्स, बिकॉज ये डायरेक्टली आपके जो B2 स्टील्थ एयरक्राफ्ट है उनसे नहीं यहां पे लॉन्च करी गई है, ये सबमरीन्स के थ्रू और शिप्स के थ्रू लॉन्च करी जाती है। तो बाकी की जो दो न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं फर्दो के अलावा, नटांस और आपकी इस्फहान, तो ये तीनों नाम आपको बार बार बोल रहा हूं जिससे आपको याद हो जाए यहीं पर। तो ये जो दो आपकी फैसिलिटीज थी उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने टॉम हॉक मिसाइल्स का यूज करा है। ये किस टाइप की मिसाइल है? ये लॉन्ग रेंज है, ऑल वेदर है, सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल कौन सी होती है? जिनको आप टारगेट को, मूविंग टारगेट को आप इसमें टारगेट कर सकते हो। तो ये मूविंग टारगेट को लॉक करने के लिए यूज करी जाती है। ओके, कौन यूज करता है? तो यूएस नेवी यूज करती है एंड रॉयल नेवी। रॉयल नेवी मतलब यूके की जो नेवी उसको रॉयल नेवी कहा जाता है, यूनाइटेड किंगडम की नेवी जो है। तो ये दो नेवीज हैं जिनके पास में टॉम हॉक मिसाइल्स है। आपकी जो इनकी नेवी जो होती है वो इनको यूज करते हैं, किसी भी वॉरशिप से और सबमरीन से इसको लॉन्च कर सकते हो। इस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो यूएस की सबमरीन थी उनको यूज करा गया इस पर्टिकुलर मिसाइल को लॉन्च करने के लिए। इसको डेवलप कौन करता है? तो जनरल डायनामिक्स, नाउ इट इज नोन एज रेथियन। तो कंपनी का नाम जनरल डायनामिक्स है और अब जो कंपनी है उसका नाम है रेथियन। ओरिजिनली जनरल डायनामिक्स इसको प्रोड्यूस करती थी, नाउ वो कंपनी अब पर्टिकुलर इस बिजनेस में नहीं है, तो अब वो जो कंपनी है उसका नाम है रेथियन है। इसकी रेंज भी बहुत हाई है, 1600 किलोमीटर से ज्यादा की रेंज है। सो इट्स अ वेरी लॉन्ग रेंज मिसाइल जो आपके नेवल आउटपोस्ट से या फिर आपके सबमरीन से आप इनको लॉन्च कर सकते हो। ओके, तो यहां पे फोटोग्राफ्स तो आपका अभी भी B2 स्टील्थ एयरक्राफ्ट का ही है। ओके, तो ये था रिगार्डिंग योर फर्स्ट न्यूज। बट ये जो पर्टिकुलर न्यूज है इससे बहुत सारे अलग अलग चीजें जो हैं वो कनेक्ट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल कि जब ये अटैक हुआ है यहां पे ईरान की जो पार्लियामेंट है उसने वोट करा है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है आपका, उसको ये क्लोज करेंगे। ओके, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है ये उसको क्लोज करेंगे। तो यहां पे पहली चीज जो मैंने आपसे पिछली जो हमारी सेशन था उसमें आपसे मैंने सवाल पूछा था कि यहां पे वर्ड हम ईरान की पार्लियामेंट यूज कर रहे हैं, बट ईरान की पार्लियामेंट को पार्लियामेंट नहीं कहा जाता है, उसका कुछ और नाम है। तो जिन्होंने अभी आपके कमेंट बॉक्स में आंसर कर दिया, वेल एंड गुड, इट्स आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू जिन्होंने इसको आंसर करा कि ईरान का पार्लियामेंट का नाम क्या होता है। बट दोज ऑफ यू हु आर नॉट अवेयर, ईरान की पार्लियामेंट का नाम होता है मजलिस। तो ये कहीं पे आप नोट डाउन कर सकते हैं, ईरान की पार्लियामेंट का नाम है मजलिस। और इसके अलावा वहां की एक सिक्योरिटी काउंसिल भी है, उसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज वो हमारे डिस्कशन का टॉपिक नहीं है, बट बाद में हम उसका जो पर्टिकुलर ईरान का पार्लियामेंट और गवर्नमेंट सिस्टम उसको भी थोड़ा डिस्कस करेंगे, बिकॉज वो आपके लीगल के लिए भी एंड प्लस आपके यहाँ पे एलेट एग्जाम के लिए भी और यहाँ पे आपके जीके के लिए भी वो इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो उसी से आगे बढ़ते हुए कि ईरान की पार्लियामेंट ने डिसाइड कराया, मजलिस ने डिसाइड कराया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज करेंगे। एक और मैं आपको यहां पे बता रहा हूं कि अब आप ईरान का पार्लियामेंट कभी मत बोलना, अब आप ईरान मजलिस ही बोलना, सो दैट आपको अलग से याद ही नहीं करना पड़े। तो यहां पे ईरान की मजलिस ने बोला है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है उसको हम क्लोज कर देंगे, जिससे इंडिया पे भी कुछ इंपैक्ट पड़ पाएगा, बट इतना नहीं पड़ेगा सिंपली बिकॉज कि इंडिया ने, बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर ही ओनली, बट यहां पे इंडिया ने अपने आप को डाइवर्सिफाई करा है। पहले इंडिया का जो करीब 70% आपका 70% इज अ लॉट, क्रूड ऑयल का जो इंपोर्ट होता था 70% वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही होता था। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में उन पर्टिकुलर मैप्स के थ्रू ये भी समझेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एग्जैक्टली है कहां पे और किन किन कंट्री जो आपकी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं वो सारी की सारी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू ही इंडिया और बाकी आगे साउथ ईस्ट एशिया को ऑयल डिलीवर करते थे। तो यहां पे हमारा करीब 80% ऑयल नीड्स, नॉट जस्ट फ्रॉम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, टोटल ऑयल नीड है हमारी 80%, हम जो ऑयल जो होता है उसको हम इंपोर्ट करते हैं, करीब 20% जो है वो अब इंडिया में हम प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर चुके हैं, बट स्टिल 80% प्लस जो हमारा ऑयल रिक्वायरमेंट है, क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है, उसको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। ओके, तो अगर आप ये पर्टिकुलर मैप देखेंगे तो आई हैव एडेड 2 पर्टिकुलर मैप्स इसमें। एक तो थोड़ा सा ब्रॉडर मैप है जिसके अंदर में आप कंट्रीज को इजीली देख सकते हैं। ओके, तो यहां पे हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज समझेंगे, तो यहां पे जो ये पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है और ये जो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है, इसके बीच में जो ये वाटरवे है, ये जो पर्टिकुलर नैरो सा वाटरवे है, इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। ओके, इसको स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है और ये किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको यहां पे कि ये कनेक्ट करता है पर्शियन गल्फ को और ये कनेक्ट करता है गल्फ ऑफ ओमान को।
ओके, सो सीधे क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किन दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करता है? तो इट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ एंड इट कनेक्ट्स गल्फ ऑफ ओमान। ओके, इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं? इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी हैं? तो इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं आपकी ईरान, यूएई एंड ओमान। ओके, सो रिमेंबर दिस कि इसकी 3 बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं। प्राइमरली इट इज प्राइमरली ईरान एंड ओमान। अगर इन 3 में भी 2 का ही बताना हो तो ईरान और ओमान हो जाएगा, एंड यूएई को स्लाइटली ये टच करता है। तो आप नोट्स में कहीं लिख भी रहे हैं तो उसमें अगर बॉर्डरिंग कंट्रीज लिखनी हो तो ईरान लिखना, ओमान लिखना और फिर यूएई लिख के उसके आगे स्लाइडली लिख लेना, सो दैट किसी भी टाइप का सवाल है नाउ यू आर प्रिपेयर्ड कि क्या क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो यहां पे आप ये देख सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो इस पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे डिपेंडेंट है? ऑब्वियसली इस तरफ तो आपका अरेबियन सी आगे इंडियन ओशन की तरफ जाने लग गए। इधर की जो ये कंट्रीज आपको दिख रही हैं ये सारी कहीं ना कहीं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कुछ हद तक डिपेंडेंट है। स्ट्रेट सऊदी अरेबिया तो क्या है, यहाँ पे आपका जो नीचे आपका सूज कैनाल वाला रीजन है, रेड सी वाला रीजन है, वहां तक आपका एक्सपेंड होता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया, कुवैत, इराक एंड ईरान, इराक, कुवैत और सऊदी अरेबिया, ये कंट्रीज जो हैं, यूएई एक कंट्री है, यू कैन सी हियर, ये सारी की सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो आपकी डिपेंडेंट हैं आपके इस गल्फ, इस पर्टिकुलर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए। और यहां से बहुत सारा करीब 70% आपका जो क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट है, 20% आपका जो ग्लोबल ऑयल ट्रेड का जो पूरा एक्सपोर्ट है वो इस पर्टिकुलर रूट से ही जाता है। एंड नॉट जस्ट दिस, एलएनजी जो है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस जो है, वो भी आपका यहीं से ट्रांसफर होता है। ओके, तो ये सारी की सारी कंट्रीज जो हैं यहाँ पे, ये सब इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर पे डिपेंडेंट है। ओके, तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बारे में डिटेल बताई हुई है। बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी, नॉर्थ में आपका ईरान हो गया, साउथ में आपका ओमान हो गया। ओके, यहाँ पे कि पेनिनसुला भी एक ज्योग्राफिकल ये लैंडमार्क है, तो जैसे हिमालयाज एक लैंडमार्क है, सिमिलरली मूसानंदम, दैट इज द नेम, मूसानंदम पेनिनसुला है जो आपका अगर पूछ लिया जाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से नियर बाय कौन सा पेनिनसुला है, तो मुसंदम आपका पेनिनसुला है जो आपका ओमान के अंदर में, इट इज इन ओमान, और ये आपका मेन आपका बॉडी है या मेन आपका ज्योग्राफिकल फीचर है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को यहाँ पे बॉर्डर करता है। ओके, तो यहाँ पे करीब करीब हमने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कवर कर लिया है। और आपका करीब करीब, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपका 20% जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है, ग्लोबल ऑयल ट्रेड है, वो पर्टिकुलरली इसी पर्टिकुलर रीजन से आता है। इसके अलावा दूसरा रीजन कौन सा है, यहां पे अगर विजिबल हो तो ये जो पर्टिकुलर दिख रहा है ये तो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला रीजन हो गया, और यहां से आपका रेड सी वाला रीजन हो गया। बट यहां पर भी बिकॉज ऑफ यमन, यहां पे भी आपका जो पर्टिकुलर ट्रेड है वो भी डिस्टर्बेड चल रहा है। बट इन एनी केस दीज आर द 2 मेन रूट्स जहां से आपका ग्लोबल ऑयल ट्रेड होता है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, अगेन इसी से ही कनेक्ट करती हुई न्यूज है, बट इसके अंदर में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी नोट डाउन करेंगे। कुछ मैंने बहुत अच्छे डेटा पॉइंट्स आपके लिए यहां पे इकट्ठे करे हैं। द न्यूज इज इंडिया रैम्प्स अप ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया एंड यूएस इन जून अमिड इंस्टेबिलिटी इन वेस्ट एशिया। तो वन गुड थिंग अबाउट इंडियन डिप्लोमेसी इज बिकॉज इंडिया हैज गुड रिलेशंस विद ऑल द कंट्रीज, सो इंडिया इज ऑल्सो अवेयर कि व्हाट आर दी अदर कंट्रीज ऑल्सो प्लानिंग। तो डिफरेंट कंट्रीज की क्या क्या प्लानिंग चल रही है, यूएस क्या कर रहा है इसमें, ईरान क्या कर रहा है, बाकी कंट्रीज क्या कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली यहां पे जो इंडिया है वो प्री प्लान कर सकता है अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए। एंड बिकॉज इंडिया का जो ऑयल रिक्वायरमेंट है 80% इज सेटिस्फाइड थ्रू इंपोर्ट्स ओनली, तो यहां पे इंडिया जो है वो पहले से ही प्लानिंग करके रखता है कि हमें क्या क्या करना है। तो बिकॉज ऑफ द रशिया यूक्रेन वॉर ऑल्सो इंडिया ने अपना बहुत सारा ऑयल का जो इंपोर्ट था वो पहले ही डाइवर्सिफाई कर लिया था, सिंपली बिकॉज कि रशिया का जो मार्केट था वो ओपन अप हो गया था, चीपर रशियन ऑयल इंपोर्ट हमें मिल रहा था वहां से, बिकॉज यूरोपियन मार्केट जो था रशिया के लिए वो क्लोज हो गया था बिकॉज ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर। तो यहां पे रशिया जो था बहुत ही चीप रेट के ऊपर पे आपको यहां पे ऑयल इंपोर्ट कर रहा था। तो हमने बहुत कुछ डाइवर्सिफिकेशन, कितना डाइवर्सिफिकेशन कि अगर रशिया यूक्रेन से पहले की बात करी जाए, यानी अगर मैं 2022 की बात करूं तो रशिया से हम सिर्फ हमारा 1% इंपोर्ट करते थे ऑयल का, यस 1% इंपोर्ट, और आज कितना करते हैं, अराउंड 40%, 40 से 44% इंपोर्ट हमारा रशिया से होता है। सो यू कैन सी हियर की
इन जस्ट 2 ईयर्स हमने 1% से 40% इंक्रीज, यानी करीब करीब 400% इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे ये। ओके, तो यहाँ पे इतना ज्यादा हमने डाइवर्सिफाई करा है। एंड नॉट जस्ट रशिया, यूएस से भी हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं। अब ऑल्दो यूएस हमसे डिस्टेंस में तो दूर है, बट यहाँ पे कहीं ना कहीं आपका जो डोनाल्ड ट्रंप का प्रेशर टैक्टिक्स था कि दे वांट कि उनका ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, तो उसको कहीं ना कहीं हमें ऑयल की रिक्वायरमेंट थी। तो रेदर देन इंपोर्टिंग फ्रॉम इराक एंड कुवैत, जो हमारे ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं, हमने कुछ ऑयल डाइवर्सिफिकेशन हमने यूएस से भी करा है। इन एनी केस, बिकॉज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी ऑयल नहीं आ पा रहा है, आपका सूज कैनाल से भी ऑयल नहीं आ पा रहा है, तो आपके पास या तो आप रशिया से इधर से ऑयल मंगा रहे हो, या केप ऑफ गुड होप से आ रहा है, तो फिर वो चाहे उधर से घूम के आए चाहे यूएस से है, तो हमें उतना फर्क पड़ नहीं रहा है। ओके, तो इन एनी केस यहां पे इंडिया का द गुड न्यूज इज कि इंडिया ने पहले से ही अपना ऑयल इंपोर्ट जो है उसको डाइवर्सिफाई कर रखा है। तो अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ये यहां पे क्लोज डाउन भी करते हैं तो इंडिया के ऊपर पे इतना इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां पे ये कुछ स्पेसिफिक डिटेल्स है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट डिटेल तो यही है कि रशिया का ऑयल जो इंपोर्ट है इंडिया का, वो लेस देन 1% से 40 से 44% हो गया है इन द ईयर 2025। और यहां पे अच्छी बात क्या इस रूट की कि ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को भी करता है, सूज कैनाल, केप ऑफ गुड होप, इन सबको यहां पे ये बाईपास करके आपका उधर से चाइना के पीछे की साइड से वहां से आता है। तो ये एक इंडिया के लिए बेनिफिशियल हो जाता है। ओके, बट लाइक आई सेड कि मैंने आपके लिए यहां पे इस न्यूज के लिए इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स करें। सम ऑफ यू माइट ऑलरेडी हैव इट, बट दोज ऑफ यू हु डोंट हैव इट, दिस इज द लेटेस्ट डेटा रिगार्डिंग द ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज, ऑयल इंपोर्टिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो फॉर एग्जांपल, सबसे पहले अगर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स है, प्रूवन ऑयल रिजर्व, मतलब कि इनका सर्वे हो चुका है, इसके ऊपर पे स्टडीज हो चुकी हैं एंड इट इज प्रूवन कि यहां पे ऑयल रिजर्व्स है। फॉर एग्जांपल, यू मस्ट हैव हर्ड कि अभी रिसेंटली अंडमान एंड निकोबार के अंदर में हमारे को ऑयल रिजर्व्स मिले हैं, बट अभी तक वो प्रूवन ऑयल रिजर्व्स नहीं हुए हैं। द सर्वे एंड द इन्वेस्टिगेशन जो है आपके, वो अभी भी कंटिन्यू वहां पे चल रहे हैं। जब वो प्रूवन हो जाएंगे तब वो भी हमारे प्रूवन ऑयल रिजर्व्स में आएंगे। बट करंटली टॉप 5 कंट्रीज, इसमें टॉप 1 जो है वो बहुत लोगों को नहीं पता होती है। अगर ऑयल रिजर्व्स की बात करी जाए जिनको एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उसमें अगर सबसे बड़ा किसी के पास ऑयल रिजर्व है तो वो कंट्री है वेनेजुएला, जो साउथ अफ्रीका की एक लैटिन अमेरिकन कंट्री है। ओके, तो यूजुअली पीपल थिंक कि सऊदी अरेबिया या इराक या ईरान होगा जिसके पास सबसे ज्यादा ऑयल है, बट दैट्स नॉट ट्रू। अगर ऑयल रिजर्व्स की बात करी जाए तो टॉप पे वेनेजुएला आता है एंड उसके बाद यू हैव योर यूजुअल सस्पेक्ट ऑफ सऊदी अरेबिया। तो फर्स्ट पे वेनेजुएला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। सेकंड पे सऊदी अरेबिया। तो फर्स्ट और सेकंड ये दो आप याद कर लीजिए, कनाडा, ईरान एंड इराक। ऑब्वियसली इंडिया इज नोवेयर हियर कि इंडिया के पास ऑयल रिजर्व्स नहीं है। इसके बाद नाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट बिटवीन कि आपके पास ऑयल रिजर्व्स हो सकते हैं, बट शायद आप उनको एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हो, आप शायद उसको एक्सट्रैक्ट नहीं कर रहे हो। तो अगर आपसे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात करी जाएगी तो उसके अंदर में टॉप पे है यूएस। यस, अगेन सब कई लोगों को लगता है कि यूएस सिर्फ ऑयल इंपोर्ट करता है तभी तो वो मिडिल ईस्ट में इतना इन्वॉल्व रहता है, बट दैट इज नॉट ट्रू एनी मोर। यूएस जो है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री भी बन चुका है। टेक्सास के अंदर में, कैलिफोर्निया के ऑफ शोर के अंदर में, यहाँ पे उनको बहुत ऑयल रिजर्व्स मिले थे और उनको वो एक्सप्लॉइट करके अब वहां पे आपका ऑयल प्रोड्यूस भी करता है। सेकंड नंबर पे सऊदी अरेबिया, थर्ड रशिया, फोर्थ कनाडा एंड फिफ्थ इज इराक। तो यहां पे भी अगेन बाकी के यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं, बट सबसे टॉप पे आपका यूएस है ऑयल प्रोडक्शन के अंदर में आपका। ओके, अब ऑयल प्रोडक्शन के बाद में आती है बात ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज की। ओके, तो आप हो सकता है ऑयल प्रोड्यूस करते हो बट बहुत सारा ऑयल आप खुद ही यूटिलाइज कर लेते हो, तो इस वजह से शायद आप प्रोड्यूसर तो सबसे बड़े हो बट आप एक्सपोर्टर नहीं हो। फॉर एग्जांपल, यूएस सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर है बट ये सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। ओके, कंज्यूमर भी है, वन ऑफ द सबसे बड़ा है, तो इस वजह से ये टॉप 5 ऑयल एक्सपोर्टिंग में नहीं आता है। तो उसके बाद आप देखोगे तो सऊदी अरेबिया, रशिया, इराक, यूएई, कनाडा। तो यहां पे सऊदी अरेबिया, रशिया, इराक, यही तीन आपके यहां पे आपको दिख रहे हैं, बिकॉज यूएस और कनाडा जो है खुद भी बहुत सारा ऑयल खुद कंज्यूम कर लेते हैं, तो एक्सपोर्ट नहीं होते। तो यहां पे आई वुड से कि ये फर्स्ट 2 आपको इसके भी याद होने चाहिए। तो नॉट जस्ट ट्राई टू एटलीस्ट रिमेंबर द फर्स्ट 2 रैंक्स। फर्स्ट सिर्फ फर्स्ट मत याद करना, फर्स्ट और सेकंड जो है वो आप याद करने की कोशिश करना। यहां पे नेक्स्ट आता है ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज। आई एम श्योर इसमें लोगों को डाउट नहीं होगा। तो यहां पे अगर बात करी जाए ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज की, तो लेटेस्ट डेटा जो 24 का है, ये 25 का तो अभी
अभी आपका ईयर चल ही रहा है, पिछले साल तक का डेटा जो अभी आपके पास लेटेस्ट आया है उसमें इंपोर्ट के मामले में बिकॉज इनके पास में इनके खुद के प्रोडक्शन ऑयल रिजर्व्स नहीं है, टॉप पे चाइना आता है जो सबका मैन्युफैक्चरिंग हाउस है, सारी ही आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग वहीं हो रही है, तो लॉट ऑफ ऑयल इज कंज्यूम्ड। सेकंड पे इट इज आवर कंट्री इंडिया, थर्ड पे इट इज यूएस। तो ऑयल प्रोड्यूस भी करता है और कंजम्पशन में भी टॉप 3 के अंदर में ये आता है, तो यहां पे ये टॉप 3 आपको करने पड़ेंगे। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूं, यहां पे जो ये इंडिया यूएस की पोजीशन है, चाइना तो अब ऑब्वियसली इज गोइंग टू बी एट फर्स्ट, ये दोनों पोजीशन जो है ये रिसेंटली चेंज हुई हैं और ये फ्यूचर में भी हर 2-3 महीने में 6 महीने में चेंज भी हो सकती हैं। तो यहां पे भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, एटलीस्ट ध्यान का रखना, आप तो बस न्यूज एनालिसिस को फॉलो करते रहिए, अगर कोई भी इसमें सिचुएशन में चेंज होता है तो फिर से आपको अपडेट कर दिया जाएगा, बट करंटली एंड इट इज बिलीव कि ये चेंज नहीं होना है। दीज आर गोइंग टू बी द टॉप 5 ऑयल प्रोड्यूसिंग इंपोर्टिंग कंट्री। और फाइनली जो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पहले भी एग्जाम्स में आया हुआ है, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि इंडिया के टॉप 5 ऑयल ट्रेड पार्टनर्स कौन से हैं, तो इसके अंदर में टॉप पे अब आपका रशिया है एंड यू कैन सी हियर व्हाई इट इज बिकॉज यूक्रेन वॉर के बाद में 44% ऑयल हमारा इंपोर्ट रशिया से ही आ रहा है। तो फर्स्ट पे रशिया, सेकंड पे इराक, थर्ड पे सऊदी अरेबिया, फोर्थ यूएई एंड फिफ्थ यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट इज अ न्यू एंट्रेंट आल्सो, ये भी एक नया एंट्रेंट है जो टॉप 5 में आ रहा है और ये 2025 का लास्ट 6 मंथ जो अभी तक आपके गए हैं उसका लेटेस्ट डेटा है ये आपका। ओके, तो ये है, इसके अंदर में ये जो 3 है एटलीस्ट ये 3 आपको याद करने पड़ेंगे, बट मैं यहां कहूंगा यूएस वाला है, ये भी इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो इसके तो टॉप 5 आप कर ही लेना। भूल जाए मैंने पहले जो भी बोला, ये टॉप 5 आपको इसके तो करने ही पड़ेंगे। ओके, तो ये रहा रिगार्डिंग आपके प्रूवन ऑयल रिजर्व्स वाली कंट्रीज, प्रोड्यूसिंग वाली कंट्रीज, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इंपोर्टिंग कंट्रीज एंड टॉप 5 ऑयल ट्रेड पार्टनर्स। ओके, नेक्स्ट न्यूज पे मूव करते हैं। तो एक और यहाँ पे एक नया इंडेक्स है जो आया है, उस इंडेक्स के अंदर में वी हैव सम वेरी गुड न्यूज, सम गुड न्यूज। तो बैड न्यूज बहुत कम है बट गुड न्यूज बहुत ज्यादा है। बैड न्यूज आई वुड से कि क्रिटिकल टेक के अंदर में वी आर नॉट इन टॉप 5 इन एनी प्लेस, बट एटलीस्ट we are in the top 10 looking at our basic infrastructure which we have in regard to these particular technologies. Okay, तो यहाँ पे एक नया इंडेक्स आया है, the name of the index is Critical and Emerging Technologies Index 2025. Okay, तो Critical and Emerging Technologies 2025 इंडेक्स नाम से इंडेक्स आपका नया आया है और इस इंडेक्स के अंदर में क्या होता है कि जो 25 कंट्रीज है, 25 इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं जो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी के अंदर में इन्वॉल्व हैं, उनको 5 सेक्टर्स के अंदर में यहां पे रैंक करा गया। तो यहां पे इन 5 सेक्टर्स को यहां पे सेपरेट करा गया, डिफरेंशिएट किया गया है और हर पर्टिकुलर सेक्टर में रैंकिंग करी गई है और इन 5 सेक्टर की, बिकॉज दीज आर द क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, नाम ही वो ये क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं ये फ्यूचर की, और इसके अंदर में ओवरऑल किस कंट्री की क्या पोजीशन है वो प्रोवाइड है। तो सिंपल सा तरीका है कि आप सबको डिपेंडिंग ऑन आपके जो कुछ बेसिक मैट्रिक्स उन्हें यूज करें कि इंफ्रा कैसा है, गवर्नमेंट सपोर्ट कैसा है, ह्यूमन रिसोर्स कैसा है, जो सबसे ह्यूमन टैलेंट पूल कैसा है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये कैसा है, आपकी बेसिक इंफ्रा किस टाइप का है, पब्लिक परसेप्शन किस टाइप का, इन बेसिस पे इन्होंने ये पर्टिकुलर इंडेक्स को डेवलप करा है और उस बेसिस पे एक स्कोरिंग सिस्टम लॉन्च करा गया। तो अगर ओवरऑल की बात करी जाए जो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है वो ये है, इंडिया का ओवरऑल स्कोर इस पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर में 15.2 है और इंडिया की रैंक है 10th। ओके, तो सिंपल सा इंडेक्स है, तो इंडेक्स में हमें ज्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट नो 5 सेक्टर्स को इसके अंदर में यहां पे करा गया है। ये 5 सेक्टर्स हैं, परसेंटेज आई वुडंट आस्क यू टू डू इट, जस्ट नो कि सबसे ज्यादा वेटेज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को दिया गया है बिकॉज दिस इज अ फ्यूचर इंडस्ट्री और इंडिया की पोजीशन 15.2 है स्कोर है और रैंक इसके अंदर में 10th है, तो ओवरऑल हम 10th में आते हैं। ओके, और अगर यहां पे स्पेसिफिकली देखा जाए तो क्या क्या है, तो ग्लोबल टॉप 3 की बात करी जाए तो यूएस टॉप पे है, चाइना सेकंड है और यूरोप, पूरा यूरोप अगर एक साथ लिया जाता है तो वो आप थर्ड पे कह सकते हो। ओके, तो इस क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी इंडेक्स के अंदर में फर्स्ट रैंक यूएस की है, सेकंड चाइना की है और थर्ड यूरोप की है। ओके, तो ये 3 हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं सेक्टर वाइज, आपकी सेक्टर वाइज कंट्री रैंकिंग्स क्या क्या हैं आपकी इसमें। तो सेक्टर वाइज कंट्री रैंकिंग्स आप देखोगे तो पहले सेमीकंडक्टर्स की रैंकिंग देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर्स में ऑब्वियसली आपका जो यूएस है वो 5 सेक्टर में ट्रेड कर रहा है। तो एक क्वेश्चन जो आपके लिए अगर कहीं पर भी आ जाए, एआई में टॉप कंट्री कौन सी है, एआई में, सेमीकंडक्टर्स में टॉप कंट्री कौन सी, बायोटेक में कौन सी है, स्पेस में कौन सी, क्वांटम में कौन सी है, सब में फर्स्ट यूएस है, फर्स्ट यूएस है। ओके, और सेमीकंडक्टर्स को मैं अगर नहीं कंसीडर करता हूं, सेकंड पे आपका चाइना है।
सेकंड पे आपका चाइना है। तो ये फर्स्ट और सेकंड, अगर आपको गेस भी करना है, थोड़ा सा भी अगर आप न्यूज को फॉलो करते यू वुड नो कि टेक के सेक्टर में टॉप पोजीशन पे हर जगह पे आपको यूएस दिख रहा होगा और सेकंड पोजीशन पे आपको यहां पे चाइना दिख रहा होगा। इट इज ओनली सेमीकंडक्टर जहां पे चाइना मिसिंग है, बिकॉज वहां पे उसके पास में वो स्पेसिफिक ना तो ह्यूमन रिसोर्स है इतना एडवांस, ना ही उसके पास में वो टेक्नोलॉजिकल प्रावेस है। तो यहां पे ताइवान आ जाता है। तो फर्स्ट टू, इसमें भी आपको फर्स्ट टू पे ध्यान देना है। तो बाकी सब में तो यूएस और चाइना हो जाएगा और यहां पे आपका यूएस और ताइवान हो जाएगा। ओके, इसके अलावा इंडिया की सेमीकंडक्टर्स के अंदर में 10th रैंक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 7th है, बायोटेक में 7th है, स्पेस में 7th है और क्वांटम में 10th है। ओके, तो अगेन वेरी इजी टू रिमेंबर, ओवरऑल इंडिया की 10th है। तो ओवरऑल सेमीकंडक्टर्स और क्वांटम टेक इनमें तो आपकी 10th रैंक हो जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक और स्पेस के अंदर एबीएस के अंदर में आपकी 7th रैंक हो जाएगी और सेमीकंडक्टर और क्वांटम और ओवरऑल में आपकी 10th रैंक है। ओके, जस्ट रिमेंबर दिस। और टॉप तो याद करना वैसे ही इजी हो गया आपके लिए, क्योंकि हर जगह पे यूएसए टॉप पे और सेकंड पे चाइना है। ओके, नेक्स्ट न्यूज के ऊपर पे हम मूव करते हैं। तो अब आपका नेक्स्ट न्यूज है एक्सपेंशनरी पॉलिसीज इन अ स्लोइंग इकोनॉमी। ओके, तो ये एक इकोनॉमी का कंसेप्ट है। अगेन इकोनॉमी थीम्ड आपके जो पर्टिकुलर पैसेज होते हैं वो एग्जाम में आ जाते हैं एंड आई बिलीव कि अगर आप इनको मिस आउट करते हो तो आप सच में बहुत इजी मार्क्स जो है वो आपके खो रहे हो। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है जो आप समझ लेते हैं, इकोनॉमी क्लास में भी हम समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ कि जब भी कोई स्लोइंग इकोनॉमी होती है, मतलब ग्रो नहीं होती है, तो वहां पे हम जो पॉलिसीज को अडॉप्ट करते हैं जिससे हम उसको ग्रोथ दे पाए, उन पॉलिसीज को एक्सपेंशनरी पॉलिसी कहा जाता है। तो आपको ये समझना है कोई भी इकोनॉमी जो होती है उसकी पॉलिसी दो टाइप की होती है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। और फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी को भी दो टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। वो या तो एक्सपेंशनरी हो सकती है या वो कॉन्ट्रैक्शनरी, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। ओके, अब ये एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी का मतलब क्या है? तो अगर फिस्कल पॉलिसी कंटेक्स्ट में यानी गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कंटेक्स्ट में बात करी जाए, तो अगर कोई गवर्नमेंट एक्सपेंशन करना चाहेगी कि मार्केट के अंदर में और भी ग्रोथ हो, तो वो टैक्सेस को तो कम करेगी, टैक्सेस को कम करने की कोशिश करेगी, या फिर आप कह सकते हो कि सब्सिडी एक्सेट्रा को बढ़ाने की कोशिश करेगी। ओके, बट प्राइमरी टूल होता है कि टैक्सेस को कम करा जाता है। एट द सेम टाइम अगर मार्केट को कॉन्ट्रैक्ट करना है, वहां पे इन्फ्लेशन है उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो यहां पे टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया जाता है, इससे लोगों के पास पैसा कम होगा। लोगों के पास अगर पैसा कम होगा, कम खर्चा करेंगे, तो इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। तो यहां पे आपकी एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब है टैक्सेस को रिड्यूस करना। अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं, आरबीआई जिसको हैंडल करती है, वो भी दो टाइप की हो सकती है, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो यहां पे जो ये मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई के हाथों में है, इसके अंदर में मेजरली आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है उसको इंक्रीज या डिक्रीज करा जाता है। ओके, तो आरबीआई के हाथ में जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें इंटरेस्ट रेट को कम बढ़ाया जाता है या रिड्यूस करा जाता है। और अभी ये जो पर्टिकुलर एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या करा जाएगा, आपकी जो इंटरेस्ट रेट है, आरबीआई इंटरेस्ट रेट को कम करेगा। ओके, आरबीआई क्या करेगा, जिस पर्टिकुलर रेट पे वो बैंक्स को लोन देता है वो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी। अगर वो कम कर देगा तो बैंक्स कम कर देंगे, बैंक्स कम कर देंगे तो आपको जो क्रेडिट है वो सस्ते रेट पे मिलेगा, तो आप उसको मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो उससे ग्रोथ होगी। तो यहां पे जो पर्टिकुलर आपको ये आर्टिकल दिख रहा है, यहां पे ये पॉइंट आउट कर रहा है कि बिकॉज हम बहुत टाइम सुन रहे हैं कि इंडिया के अंदर में जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है, ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं हो रहा है और उससे लोग अनएम्प्लॉयड भी हो रहे हैं और आपकी ग्रोथ भी नहीं हो रही, तो पीपल के अंदर में डिसअफेक्शन बढ़ता जा रहा है। तो इस पर्टिकुलर केस के अंदर में जो गवर्नमेंट है और आरबीआई है, दोनों के दोनों एक्सपेंशनरी पॉलिसी की तरफ ही जा रहे हैं, विच इज कि फिस्कल पॉलिसी अगर मैं देखूं तो वहां पे एक्सपेंशनरी पॉलिसी यानी टैक्सेस को कम करा जा रहा है। एंड यू कैन सी हियर कि इनकम टैक्स में इस बार आपके 12 लाख का आपका इनकम टैक्स नहीं लगेगा। और अगर मैं मॉनेटरी पॉलिसी की बात करूं तो यहां पर भी एक्सपेंशनरी पॉलिसी ही यूटिलाइज करी जा रही है। यहां पर भी अभी अगर आपने आरबीआई की न्यूज आप फॉलो कर रहे हो तो अभी अभी आपका 0.25 करते करते आपका यहां पे 50 बेसिस पॉइंट से आपका यहां पे आपका जो पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट है उसको कम करा गया है। तो 6 करीब आपका चल रहा था और वो 5.5 पे आ चुका है आपका इंटरेस्ट रेट। तो यहां पर भी आपका इंटरेस्ट रेट कम कर रही हो, यानी यहां पर भी आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी कर रहे हो। ओके, अब यहां पे अगर आप ये आर्टिकल रीड करोगे तो यहां पे सब इंफॉर्मेशन भी गिवन है आपको विद पॉइंटर्स। तो यहां पे आप एक चीज नोट करोगे कि जब आप एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी करते हो फॉर ग्रोथ, कि यहां पे आप क्या कर रहे हैं, यहां पे आपने फिस्कल पॉलिसी भी एक्सपेंशनरी कर रही है, उसको भी आप यहां पे एक्सपेंशनरी कर रहे हो और मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपेंशनरी कर रहे हो। तो उससे क्या होता है, आपका ग्रोथ तो इंक्रीज होती है,
ग्रोथ मतलब जीडीपी तो इंक्रीज होती है, बट उसके साथ क्या होता है, बिकॉज अब लोगों के हाथ में पैसा ज्यादा है तो वो खर्चा भी ज्यादा करते हैं और उससे खतरा होता है इन्फ्लेशन का, महंगाई का। तो यहां पे ये आर्टिकल आप रीड करोगे तो इस आर्टिकल में आपको यही पढ़ने को मिलेगा कि ऑल्दो बिकॉज ऑफ स्लोइंग इकोनॉमी यहां पे फिस्कल पॉलिसी भी एक्सपेंशन है, मॉनेटरी पॉलिसी भी एक्सपेंशन है, उससे जीडीपी को भी या ग्रोथ को भी स्टिमुलस मिलेगा, बट एट द सेम टाइम यहां पे इन्फ्लेशन का भी खतरा। एंड दूसरा पॉइंट जो यहां पे कर रहे हैं कि जीडीपी ग्रोथ तो हो रही है, बट अगर इस जीडीपी ग्रोथ से एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन नहीं होता है, इफ देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, तो ये जो पर्टिकुलर एक्सपेंशनरी पॉलिसी है ये आपकी फेल हो जाएगी। बिकॉज जब तक एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा, जो पर्टिकुलर मनी का डिस्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमी लोगों के पास में वो नहीं होगा, और जो मनी है जो आपको यहाँ पे टैक्स का कंसेशन मिल रहा है वो कंसंट्रेट होना स्टार्ट हो जाएगा सिर्फ एक पर्टिकुलर क्लास के अंदर में। तो यहां पे अगर आप इस आर्टिकल को रीड करोगे, सो दिस इज द लर्निंग विच यू आर गोइंग टू गेट। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस से भी एक न्यूज है, एयर इंडिया ड्रीमलाइनर क्रैश, 5 ways फैमिलीज कैन क्लेम कंपनसेशन। तो यहां पे इस टॉपिक को मैं आपके लीगल के लिए कवर कर रहा हूं, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि अगर इंश्योरेंस का कोई केस होता है तो उसके अंदर में आपकी या कोई फैमिली जो होती है उसके पास में क्या क्या रेमेडीज होती हैं। ओके, तो यू शुड नो दिस कि इस एयर इंडिया ड्रीमलाइनर क्रैश के अंदर में एस्टिमेटेड जो क्लेम्स है इट्स अराउंड 4000 करोड़ रुपीज। तो टोटल 4000 करोड़ रुपीज का इंश्योरेंस क्लेम जो है यहां पे करा जाएगा। ओके, सो दिस इज समथिंग जो एक पर्टिकुलर यहां पे एक निकाला गया, एक अमाउंट निकाला गया है कि दिस इज गोइंग टू बी समवेयर अराउंड 4000। और यहां पे इंटरनेशनल लॉ सूट भी पॉसिबल है, बिकॉज वी नो दिस कि देयर वर मेनी इंटरनेशनल पैसेंजर्स आल्सो। ओके, तो यहां पे 5 तरीके कौन से हैं जिससे विक्टिम्स यहां पे अपना कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं। तो एक तो एयर इंडिया का इंश्योरेंस है, तो आपका एक मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है 99 का, तो जस्ट लाइक शिकागो कन्वेंशन ही मॉन्ट्रियल कन्वेंशन भी है आपका जो एयरक्राफ्ट से डील करता है। तो जो ये मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है 99 का, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, और ये स्पेसिफिकली डील करता है आपके एयर कैरियर की लायबिलिटीज के साथ कि अगर ऐसा कोई क्रैश हो जाता है, ऐसा कोई इंसिडेंट हो जाता है, इंजरी होती है, डेथ होती है, तो उसमें आपका जो कंपनसेशन है वो कैसे डिसाइड करा जाएगा। और नॉट जस्ट इंडिया या इंडियन एयरलाइंस, ऑल ओवर द वर्ल्ड यही मॉन्ट्रियल कन्वेंशन आपका फॉलो किया जाता है, और इसके अंदर में हर किसी जो पैसेंजर होता है उसका एक स्पेसिफिक इंश्योरेंस होता है। तो यहां पे मिनिमम कंपनसेशन जो एज पर मॉन्ट्रियल कन्वेंशन है वो है, अगर इंडियन वैल्यू में देखा जाए तो इट वुड बी 1.5 करोड़ पर विक्टिम। ओके, तो अगेन रिमेंबर दिस, नॉट दोज पीपल, दोज अनलकी पीपल जो उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल में थे, रेसिडेंट्स थे और उनकी वहां पे डेथ हुई, बट जो उसके पैसेंजर्स थे उन सबको 1.5 करोड़ पर विक्टिम का यहां पे कंपनसेशन दिया जाएगा। इंडिया ने कन्वेंशन 2009 में साइन किया था, तो इट इज ऑल्सो बाउंड बाय दिस पर्टिकुलर कन्वेंशन। ओके, तो यहां पे 1.5 करोड़ पर विक्टिम आपको देना पड़ेगा। सेकेंड इज, इट्स नॉट एक्जैक्टली इंश्योरेंस, बट ये एक्स ग्राशिया पेमेंट होता है। तो एक्स ग्राशिया जो होता है ये बाउंड नहीं होता है, दे आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड दे आर गिविंग दिस पर्टिकुलर कंपनसेशन। तो टाटा ग्रुप ने पहले अनाउंस कर दिया था कि अपार्ट फ्रॉम ऑल द इंश्योरेंस क्लेम्स 1 करोड़ फॉर ईच डिसीज्ड विक्टिम, यहां पे पैसेंजर्स को भी मिला और पीपल ऑन ग्राउंड, सो पीपल हु वर नॉट इन द एयरक्राफ्ट बट दे हैव डाइड बिकॉज ऑफ दिस क्रैश, स्पेसिफिकली दोज डॉक्टर्स एंड पीपल हु वर इन दैट पर्टिकुलर मेडिकल कॉलेज, ऑल ऑफ दोज आर गोइंग टू बी गिवन अ कंपनसेशन ऑफ 1 करोड़ फॉर द डिसीज्ड विक्टिम। तो यहां पे एक्स ग्राशिया होता है, तो ये बाय लॉ नहीं है, इट इज ऑन देयर ओन। ओके, तो मेडिकल एक्सपेंसेस कवर करे जाएंगे, और जो ऑन ग्राउंड भी लोग थे जो इसमें आपके इंजर हुए हैं या जिनकी डेथ हुई है उनकी फैमिलीज को भी ये कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा। थर्ड इज योर लाइफ इंश्योरेंस, एवरीवन शुड हैव अ लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस के थ्रू भी जो डिसीज है उनकी फैमिली जो होती है वो उसको क्लेम कर सकती है। फोर्थ इज ट्रैवल इंश्योरेंस, तो जो आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो वो लाइफ हो सकती है, वो हेल्थ वाली हो सकती है, उसमें भी आपका ट्रैवल इंश्योरेंस होता है। मोर ओवर, जब भी आप कोई फ्लाइट लेते हो उसमें भी ट्रैवल इंश्योरेंस का एक ऑप्शन होता है, यूजुअली एवरीवन ऑप्ट्स इन फॉर इट, ज्यादा उसका अमाउंट नहीं होता है, तो उस पर्टिकुलर ट्रैवल इंश्योरेंस के थ्रू भी यहाँ पे कंपनसेशन जो है वो उसके फैमिली मेंबर्स को मिल जाएगा। एंड मोर ओवर, जब आप कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हो, तो अगर आपने कोई एयर टिकट बाय करा है तो बहुत बार वहां पे ऑटोमेटिकली डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वाले भी ये पर्टिकुलर एक फैसिलिटी देते हैं अपनी तरफ से। ये उन्होंने इनिशिएटिव लॉन्च करा हुआ है, इंसेंटिव दिया हुआ है कि आप हमारा क्रेडिट कार्ड से अगर टिकट बुक करेंगे तो आपको ये इंश्योरेंस भी मिलेगा। तो ये 4 तरीके होते हैं जिससे
जो विक्टिम फैमिलीज हैं या जो विक्टिम है वो यहाँ पे अपना कंपनसेशन यहाँ पे क्लेम कर सकता है। एक तो सिंपली आपका मॉन्ट्रियल कन्वेंशन जो एक आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा 99 का, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का प्लीज ईयर भी याद करना 99, सिंपली बिकॉज मॉन्ट्रियल कन्वेंशन कई हैं, ठीक है, क्योंकि कन्वेंशन जिस सिटी में होते हैं उसी नाम पे वो कन्वेंशन का नाम पड़ जाता है। तो जैसे बैंकॉक डिक्लेरेशन आपको कई मिल जाएंगे, सिमिलरली मॉन्ट्रियल कन्वेंशन भी आपके कई हैं। तो यहाँ पे 99 वाले मॉन्ट्रियल कन्वेंशन की बात करी जा रही है। पहले वॉर्शो कन्वेंशन था जिसको इसने रिप्लेस करा है, तो ये एयर इंडिया का इंश्योरेंस हो जाएगा आपका। सेकंड एक्स ग्राशिया कंपनसेशन होता है जो यूजुअली दिया जाता है, लाइफ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस एंड डेबिट कार्ड इंश्योरेंस। सो दीज आर सम वेज जिससे आपकी विक्टिम्स फैमिली यहां पे कंपनसेशन गेन कर सकते हैं। ओके तो ये थे स्टूडेंट्स आज के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज हेडलाइंस। इंडियन एक्सप्रेस की जो न्यूज थी करीब करीब सारी की सारी सेम है। प्राइमरली आप अगर आज का न्यूज़पेपर गो थ्रू करेंगे, कोई भी न्यूज़पेपर उठाइए, प्राइमरली जो सारी न्यूज है वो कंसर्न है आपके ईरान इजराइल इशू के लिए। आई वुड से कि नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, न्यूज़पेपर से कभी मत बनाया करें, बिकॉज वो उसमें आपका टाइम वेस्टेज जो है बहुत ज्यादा होता है। बट एट द सेम टाइम जो इंपॉर्टेंट न्यूज आपको लिखती है उनको प्लीज आप रीड करें। डू नॉट थिंक लाइक कि ये सिर्फ न्यूज एनालिसिस कर लोगे उससे काम हो जाएगा। न्यूज़पेपर रीडिंग भी आप करते रहिए, बिकॉज वो आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ओके सो विद दिस मैसेज इन टुडेज सेशन, थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे।